सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है वयस्क में हड्डियों की संख्या पूछी जा सकती है, तो वो होती है 206। नवजात शिशु में पूछ लिया जाए तो 300 और 300 से अधिक होती है। मांसपेशियों की संख्या पूछी जाए तो होती है 639। ऐसे ही पूछ लीजिए कि सबसे मजबूत हड्डी बताओ, सबसे मजबूत हड्डी वो होती है जबड़ा। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। सबसे बड़ी हड्डी पूछ ली जाए तो वो होती है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी रहेगी स्टेपिज, कान में पाई जाती है। मानव में सर्वाधिक प्रोटीन, अच्छा सवाल बनता है ये, कोलेजन। अब सवाल बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक के जितने सवाल पढ़े हैं उनमें, कि अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली तो कहलाती है लिगामेंट, जिसको स्नायु बोल दिया जाता है हिंदी में। याद करने की ट्रिक क्या रहेगी, A + A = L। तो हमें याद रख लेना है ओल की स्पेलिंग, बस इस बार ओल की स्पेलिंग रहेगी हमारी AAL। A से अस्थि और जो बनेगी वो चीज़ क्या होगी, लिगामेंट। तो अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है, लिगामेंट कहलाती है। अब आता है अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाएगी, तो अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली संरचना कहलाती है टंडन। या इसी को बोल दिया जाता है कंडरा। याद करने का तरीका यही है कि जब भी कोई व्यक्ति पेशी पर जाएगा तो वो सरकारी टंडन पहन करके जाएगा। और क्यों जाएगा, क्योंकि उसने कोई न कोई कांड किया होगा। तो अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना के लिए क्या पढ़ना है, ओल। पेशी वाली के लिए क्या पढ़ना है कि कांड किया हुआ होगा और सरकारी टंडन पहन करके जा रहे हैं। तो अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली संरचना टंडन कहलाती है। गर्दन में हड्डियों की संख्या पूछी जा सकती है, तो वो होती है 7। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर में पूछा जा चुका है। तो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेमल, दांतों में। ऐसे ही पानी में पौधा उगना क्या कहलाएगा, हाइड्रोपोनिक कहलाता है। हाइड्रो का मतलब पानी होता है और पोनिक का मतलब पौधा उगाना। तो पानी में पौधा उगाना क्या कहलाएगा, हाइड्रोपोनिक। दूध को रोग रहित करना क्या कहलाता है, पाश्चुरीकरण, पाश्चुराइजेशन या पाश्चुरीकरण कहलाता है। दूध से क्रीम निकालना इंपॉर्टेंट रहता है। दूध से क्रीम निकालना कहलाता है अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन। दूध से दही बनना कौन सी क्रिया के थ्रू बनता है, किण्वन क्रिया। इंपॉर्टेंट रहेगा। किण्वन क्रिया की खोज पूछी जा सकती है, किसने की, तो लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने किण्वन क्रिया का अध्ययन पूछ लिया जाए तो वो कहलाता है जाइमोलॉजी। किण्वन क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है, जाइमोलॉजी कहलाता है। इसके 2 उदाहरण इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो है गोबर का सड़ना वह दही बनना। पूछ लिया जाता है गोबर का सड़ना और दही बनना किसकी उपस्थिति में, तो जीवाणु की उपस्थिति में, बैक्टीरिया की उपस्थिति में होता है किण्वन क्रिया। और ब्रेड बिस्किट और अल्कोहल और ब्रेड बिस्किट जो बनाते हैं वो किसकी उपस्थिति में, तो वो कहलाते हैं कवक की उपस्थिति में, अल्कोहल और ब्रेड बिस्किट।
किण्वन क्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में होगी ये क्रिया, और एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनेगा। एक पदार्थ का मतलब शर्करा से क्या बनेगा अपना एल्कोहल बनेगा। और इस क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो आपकी गैस निकलेगी CO2। कौन सी गैस का निष्कासन होता है, तो CO2 का निष्कासन होता है। तो किण्वन क्रिया की खोज किसने की, लुईस पास्चर ने। किण्वन क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है, जाइमोलॉजी कहलाता है, या जाइमोलॉजी में किण्वन क्रिया का अध्ययन किया जाता है। गोबर का सड़ना व दही का बढ़ना किस सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में, तो जीवाणु की उपस्थिति में। एल्कोहल का निर्माण किसकी उपस्थिति में, कवक या फंजई या फफूद या खमीर की उपस्थिति में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि हेपेटाइटिस और पीलिया से प्रभावित अंग बताओ, तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है, लीवर, जिसको जिगर भी बोल दिया जाता है। शराब से प्रभावित अंग पूछ लिया जाए तो कौन सा अंग प्रभावित होता है शराब से, लीवर प्रभावित होता है आपका, यकृत प्रभावित होता है। और जो शराब से लीवर खराब होता है तो उस बीमारी का नाम पूछ लिया जाए, ज़्यादा शराब पीने वाले को कौन सी बीमारी हो जाती है, तो वो हो जाती है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस अच्छा सवाल है, ये पेपर में पूछा जा चुका है कि ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है, लीवर, उस बीमारी का नाम बताइए, तो लीवर सिरोसिस। फिर आगे बढ़ते हैं, संसार का सबसे बड़ा वर्ग पूछा जा सकता है। संसार का सबसे बड़ा वर्ग होता है कीट वर्ग, कीट वर्ग। एग्जाम में जब आहार पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाता है बैलेंस डाइट बताइए, संतुलित आहार। तो संतुलित आहार में लिक्विड वसा होगी 1/5, कार्बोहाइड्रेट रहेगी 3/5, और प्रोटीन रहेगा 1/5। ये बैलेंस डाइट है। सवाल पूछा जा चुका है, ध्यान से जरूर पढ़ के जाएं। फिर आता है दंतक्षय रोग किसके जमाव से होता है, तो दंतक्षय रोग होता है कार्बोहाइड्रेट के जमाव से। पूछा जा सकता है खिलाड़ी खेल में तुरंत ऊर्जा के लिए किसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। और इन्हीं के जमाव से कौन सा रोग हो जाता है, दंतक्षय रोग या डेंटल कैरी रोग हो जाता है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग पूछे जा सकते हैं। तो प्रोटीन की कमी से रोग हो जाते हैं मेरोस्मस और क्वाशियोकोर। अंडे का जैविक मान पूछा जा सकता है। अंडे का जैविक मान सर्वाधिक होता है कितना, 100। बायोलॉजिकल वैल्यू, अंडे की बायोलॉजिकल वैल्यू कितनी होती है, 100। फिर हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार की होती है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में क्या होता है, ग्लूकोज रहता है, फ्रुक्टोज रहता है और ग्लैक्टोज रहता है। डाई 2 चीज़ों से बनेगी, पहला है माल्टोज, माल्टोज है जी, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से क्या बनता है, माल्टोज। सुक्रोज बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से, और ऐसे लैक्टोज बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से। याद करने के लिए ट्रिक क्या रहेगी, डाइसेकेराइड पर पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद करने का तरीका ये याद रखना है, क्या आपके शहर में मोल है, आपको बोलना है जी, हाँ है जी। तो माल्टोज के लिए मॉल है जी से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जुड़ करके क्या बनेगा, माल्टोज। सू का मतलब होता है अच्छा, हम बोलेंगे हमारे पास क्या है, एक गुड फ्रेंड है जी से ग्लूकोज और एफ से फ्रैक्टोज। तो सू का मतलब अच्छा गुड फ्रेंड। तो सुक्रोज किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। लैक्ट का मतलब होता है दूध। लैक्ट का मतलब क्या होता है, दूध। तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। तो दूध किसको देना है, जिसके दिमाग नहीं है, गैले बंदे को देना है। गैला पढ़ के देखो, गैला। और उसको क्या दे देने हैं, साथ में ग्लूकोज वाले बिस्कुट दे देने हैं। तो दूध किसको दे रहे हैं, जिसके दिमाग नहीं है। इसीलिए ग्लैक्टोज को ब्रेन शुगर बोला जाता है, ब्रेन शुगर। तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। तो याद रखना है, जिसके दिमाग नहीं है उसको दूध और ग्लूकोज वाले बिस्कुट दे रहे हैं भाई, ठीक है। विटामिन की खोज किसने की, विटामिन की खोज की ओपिंग्स और फंक ने। कैसे याद रखना है कि हम जब भागते हैं तो हम हांफने लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं, हांफने लग जाते हैं। तो हमें क्या खा लेनी चाहिए, विटामिन की टेबलेट खा लेनी चाहिए।
हा से हो गया होपिंग्स और एफ से हो गया फंक। तो विटामिन की खोज तो की थी होपिंग्स ने और नाम दिया था फंक ने। अब जल विलय विटामिन और वसा विलय विटामिन जरूर पूछे जाते हैं पेपर में। जल के लिए याद रखना है, जल में कौन जाता है भाई, भैंस है। तो बी से विटामिन बी और सी से विटामिन सी, या बोल सकते हो जल में के लिए क्या है, बस जल में चली जाती है। तो बी से विटामिन बी है और से विटामिन सी है। बाकी ए डी और ई के क्या है, वसा विलय आपके विटामिन है। तो बी और सी जल में विलय होते हैं, ए डी ई के किस में विलय होते हैं, वसा में विलय होते हैं। अब क्वेश्चन आता है, मिलान के चांसेस बढ़ेंगे आपके कि विटामिन ए का नाम बताओ, बी का नाम बताओ, तो इनका मिलान पूछा जा सकता है पक्का। इससे एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो हम आज पढ़ते हैं कि विटामिन और उनके नाम। देखो ए को हमने क्या किया है, बचपन से रटा है। क्या है, बचपन से रटा है। तो ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल। और रोग कौन सा होता है, रतौंधी रोग हो जाता है, या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, या आंखों का पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है, जिसको जीरो फतेलेमिया रोग भी कहा जाता है। जीरो फतेलेमिया। जीरो का मतलब होता है सूखा। तो विटामिन ए का नाम क्या हो गया, रेटिनोल हो गया। और ध्यान रखना, पूछा जाता है कि कौन से विटामिन का निर्माण लीवर में होता है। तो विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में निर्माण। तो विटामिन ए को हमने रट दिया। अब याद करना है B1 का नाम क्या होगा। तो हमने एक पीछे ही मूवी आई थी, एक थी डायन। तो ये देखो, एक थी क्या थी, डायन, जो क्या थी, बेरन थी। तो एक थी से क्या हो गया, एक थी। एक B1 का नाम क्या हो गया, थियामिन। रोग हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है। B2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, यूं याद करना है, B2 के क्या हो गए, मुंह में छाले हो गई। तो B2 के मुंह में छाले हो गए तो उसको क्या पिलाया, रायतो पिलाया। क्या पिलाया, रायतो। तो B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन और उसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है, मुंह में छाले। B3 देखो, 3G के लिए याद कर सकते हैं कि नया आया था और मैंने देखा था। सीन का मतलब देखना, नया आया था। और कैसे देखा, सबसे पहला देखा। तो B3 का नाम है नियासिन और रोग कौन सा हो जाता है, पेलाग्रा। इसी को पेलाग्रा 4D रोग भी कहा जाता है। तो अभी याद कर देते हैं, ए को हमने रटा, तो ए क्या हो गया, रेटिनोल। B1 एक थी डायन, तो B1 से थियामिन। B2 के क्या हो गए, मुंह में छाले, उसको क्या दिया, रायतो दियो। B3 क्या आया, नया आया और मैंने देखा। कब देखा, सबसे पहले देखा। तो पेलाग्रा 4D रोग। विटामिन सी की से का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी का नाम होता है रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। विटामिन डी की कमी से बच्चों का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चों में रोग हो जाता है रिकेट्स। और बड़ों में हो जाता है ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियो का मतलब ये होता है हड्डियां, ओस्टियोमलेशिया रोग। रैकेट्स में याद करना है कि बच्चों की क्या हो जाती है, हड्डियां यूं मुड़ने लग जाती है। तो ये आकृति कैसी होगी, रैकेट जैसी आकृति होगी, ध्यान रखना। तो बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, रैकेट्स रोग हो जाता है। डी को ही बोला जाता है धूप का विटामिन। कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा जा चुका है कि कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है। तो विटामिन डी हार्मोन की तरह काम करता है, ध्यान रखना, हार्मोन की तरह कार्य करता है। तो याद करने की ट्रिक याद करना चाहो तो यूं पढ़ सकते हो कि मेरा नाम देवेंद्र कड़वासरा है। तो डी और के, विटामिन डी का नाम क्या हो जाएगा, के से कैल्सीफेरोल। अब है ई, घर बनता है हमारा किससे, ईंटों से।
विटामिन ई, टो से हो गया टोकोफेरोल। अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो घर किस काम का, तो नपुंसकता या बांझपन रोग हो जाता है। विटामिन के, विटामिन के की कमी से रोग हो जाता है रक्त का अविरल बहना या रक्त का थक्का नहीं बनता। क्या नहीं बनता? रक्त का थक्का नहीं बनता भाई। ई, विटामिन के का नाम हो गया फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, जहां से रक्त निकल जाएगा वहां से क्या हो जाएगी जगह, फिली फिली हो जाएगी एकदम ही। तो के से क्या हो गया? फिलोक्विनोन हो गया। रक्त का अविरल बहता रहता है, थक्का नहीं बनता है। और पूछ लिया जाए कि किसको सुंदरता का विटामिन बोला जाता है या ब्यूटी ई, ब्यूटी, किस विटामिन को ब्यूटी ई बोला जाता है या सुंदरता का विटामिन बताओ। तो सुंदरता का विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ई होता है। ये विटामिन से अच्छे क्वेश्चन बन गए। अब हम चलते हैं कोशिका के ऊपर। तो कोशिका में पूछा जाता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है, कोशिका का अध्ययन कहाँ किया जाता है, क्या बोला जाता है? तो साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। खोज और नाम पूछ लिया जाता है तो रॉबर्ट हुक और कॉर्क ने की थी। रॉबर्ट हुक और कॉर्क ने इसकी खोज की थी। अगर पूछ लिया जाए जीवित, इंपॉर्टेंट रहता है, जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो वो की थी ल्यूवेन होक ने। ल्यूवेन होक। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी, सबसे बड़ा अंडा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा रहता है। सबसे छोटी कोशिका पूछ ली जाए, सबसे छोटी कोशिका पूछ ली जाए तो वो होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। मनुष्य की बात करें कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका बताओ तो वो होता है अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका पूछ ली जाए तो होता है शुक्राणु। सबसे लंबी कोशिका पूछ ली जाए तो वो है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है, लगभग 1.5 मीटर की। अब चलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलेडे ने की थी। किसने? पैलेडे ने की। राइबोसोम के लिए कुछ बातें जो एग्जाम में पूछ ली जाती है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री। ऐसे ही पूछ लिया जाए कि कोशिका का इंजन किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को। तो राइबोसोम की खोज किसने की? पैलेडे ने। राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री या कोशिका का इंजन। लाइसो की सोम की खोज किसने की? डी डुबे ने। डी डुबे। देखो, लाइसो का मतलब ये होता है नष्ट करना। लाइसो का मतलब क्या होता है? नष्ट करना। तो हमें याद रखना है कि लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? आत्मघाती थैली भी बोला जाता है। आत्मघाती थैली पेपर में आया हुआ है, ध्यान रखना। आत्मघाती थैली बोला जाता है इसी को। या कोशिका का एटम बम भी बोला जाता है। किसका? कोशिका का एटम बम। तो लाइसो का मतलब क्या रहेगा? नष्ट करना। खुद बताओ, जो डूबेगा वो क्या करेगा? नष्ट ही करेगा। तो लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबे ने। इसी को आत्मघाती थैली बोला जाता है और कोशिका का एटम बम बोला जाता है। गाल्जी गाय का तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाल्जी गाय की खोज किसने की? केमियो गोल्जी ने की थी। केमियो
गोल्जी। ये सभी कोशिकाओं की माँ होती है, सभी कोशिकाओं की माँ। सभी कोशिकाओं की माँ किसको बोला जाता है? गोल्जी काय को बोला जाता है। फिर आता है रिक्तिका। इंपॉर्टेंट रहता है, रिक्तिका का बाहरी आवरण पूछा जाएगा। रिक्तिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? रिक्तिका ही होती है, रिक्तिका। हमेशा ध्यान रखना, दो प्रकार के पादप रहेंगे, जलोदविद और मरुदविद। जो जल में पाए जाते हैं उसमें रिक्तिका क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी। मरुदविद में रिक्तिका कैसी होती है? बड़ी होती है। जब रिक्तिका बड़ी होगी तो केंद्रक क्या होगा? इसमें साइड में होता है, ध्यान रखना। तो पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? रिक्तिका होती है। जलोदविद पादपों में रिक्तिका एब्सेंट होती है, मरुदविद में रिक्तिका सबसे बड़ी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो आल्टमैन ने। नाम किसने दिया? सी बेंडा ने दिया। नाम किसने दिया? सी बेंडा ने। कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया को भी बोला जाता है कोशिका का शक्ति ग्रह। कोशिका का शक्ति ग्रह। और एक पूछ लिया जाता है कि कार्य की इकाई बदलता हो या ऊर्जा की मात्रा, ऊर्जा की मुद्रा पूछी जा सकती है। तो ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है? एटीपी होती है, एटीपी। तो कोशिका का शक्ति ग्रह किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? आल्टमैन ने। नाम किसने दिया? सी बेंडा ने दिया। एक एटीपी कितने के बराबर होती है? तो ऊर्जा की मुद्रा ही होती है एटीपी, वो होती है 7.3 किलो कैलोरी। 7.3 किलो कैलोरी। अब आते हैं लवक, प्लास्टिड। नाम किसने दिया? हेक्कल ने। ध्यान रखना है, लवक सिर्फ पौधों में पाया जाता है। नाम दिया था इसको हेक्कल ने। 3 प्रकार के लवक रहेंगे। अवर्णी लवक। अवर्णी का मतलब जिसमें कोई रंग ना हो। जड़ बीज हो गए आपके, जड़ बीज तना। जब कोई रंग नहीं है तो ध्यान रखना सफेद रंग को ल्यूको बोला जाता है, तो इसी को ल्यूकोप्लास्ट भी बोला जाता है। ल्यूकोप्लास्ट। वर्णी लवक जो किसी का रंग निर्धारित करे, जैसे फलों और पुष्पों को रंग प्रदान करता है। यह क्या करता है? फलों व पुष्पों को रंग प्रदान करना, को रंग प्रदान करना, इसको ही बोला जाता है क्रोमो। क्रोमो का मतलब होता है रंग, क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब सफेद, क्रोमो का मतलब होता है रंगीन। तो रंग प्रदान करना ही क्या कहलाता है? क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक। वर्णी लवक का काम क्या है? फलों व पुष्पों को रंग प्रदान करना। हरित लवक, हरित लवक को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। इसका काम क्या रहेगा कि पत्तियों में ये मैक्सिमम पाया जाएगा। इसी को बोला जाता है पादपों का रसोई घर। पादपों का रसोई घर, पादपों का रसोई घर बोला जाता है। किसको? हरित लवक को। इसी को प्लास्टिड भी बोल दिया जाता है। ध्यान से पढ़ के जाइएगा। पत्तियों के हरे रंग का कारण, पक्का शानदार सवाल बनता है। पत्तियों के हरे रंग का कारण बताओ क्या होता है? क्लोरोफिल होता है भाई, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का हरा रंग होता है। पर्णहरित की वजह से पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है।
पर्णहरित में धातु कौन सी पाई जाती है? तो ध्यान रखना, कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अच्छा सवाल है कि पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगर पूछ लिया जाए कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग, केंद्रक, केंद्रक के बाद में क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया। अब रंगों का कारण पूछा जा सकता है कि टमाटर के लाल रंग का कारण बताओ, या कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो लाइकोपिन। लाइकोपिन, टमाटर के लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपिन। त्वचा का रंग पूछा जा सकता है, तो त्वचा के लिए होता है मिलेनिन। मिलेनिन। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त ऑक्सीजन किससे बनती है या किससे मिलती है? अच्छा सवाल बनता है, ध्यान रखना। ये जो ऑक्सीजन निकल रही है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिखाई है, पीएस प्रकाश संश्लेषण है, जिसमें जल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ये क्या बना देती है? आगे ग्लूकोज बना देती है और पानी मिलता है। तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से जो मुक्त हो रही है, वो किससे मिलती है? तो ध्यान रखना, हमेशा जल से आती है। किससे आती है? जल से आती है। तो प्रकाश संश्लेषण में मुक्त ऑक्सीजन जल से आती है। तो प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार की क्रिया होती है, एक तो प्रकाशिक और एक अप्रकाशिक। दिन में भी होती है और रात में भी होती है। जो प्रकाशिक दिन में होती है, वो कहाँ होती है? गरेना में। ये गरेना में होती है। इसको ही हिल अभिक्रिया भी इसी को ही कहा जाता है, हिल अभिक्रिया। हिल अभिक्रिया, इसमें ऑक्सीजन का निकलता है और ATP का उत्पादन होता है, जल का विघटन होता है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया या प्रकाशिक क्रिया कहाँ पर होगी? गरेना में। अप्रकाशिक कहाँ होगी? स्ट्रोमा में होगी। स्ट्रोमा में होगी। ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण होगा। ठीक है, इसी को बोल दिया जाता है केल्विन चक्र भी। केल्विन चक्र। तो हमें प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार से होता है, एक प्रकाशिक क्रिया, एक अप्रकाशिक क्रिया। प्रकाशिक क्रिया कहाँ पर होगी? गरेना में। अप्रकाशिक कहाँ होगी? स्ट्रोमा में। जो प्रकाशिक होता है उसी को क्या बोल देता है? हिल अभिक्रिया बोल दिया जाता है। इसमें किसका उत्पादन होता है? ATP का उत्पादन होता है। अप्रकाशिक का उदाहरण क्या हो गया? केल्विन चक्र हो गया। कहाँ पर होगी? स्ट्रोमा में होगी। इससे निर्माण किसका होगा? ग्लूकोज का निर्माण होता है भाई। अब चलते हैं हम श्वसन के ऊपर। तो श्वसन से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बनता है जीव और उसके श्वसन अंग पूछे जा सकते हैं। श्वसन अंग पूछे जा सकते हैं। श्वसन अंग, तो अमीबा का श्वसन अंग कौन सा होता है? सामान्य सतह रहती है, सतह से ही ये सांस लेते हैं, अपने शरीर के सतह से सांस लेती है। जीवाणु में मिजोसोम। श्वसन अंग क्या होता है? मिजोसोम होता है। कीट में रहेगा नाल तंत्र। नाल तंत्र। मछली में सभी को पता है गिल या गलफड़े से मछली क्या लेती है? श्वसन लेती है। ऐसे ही मेंढक का पूछ लिया जाए तो मेंढक देखो लार्वा अवस्था में होगा तब तो गिल से लेगा, और स्थल पर फेफड़ों से लेगा, और पानी में त्वचा से लेगा। पक्षी और स्तनधारियों का सभी को पता होता है कि फेफड़ों से लेते हैं भी। हम फेफड़ों से श्वसन लेते हैं, तो हमारे श्वसन अंग कौन से होंगे? फेफड़े होंगे। फिर चलते हैं वायुमंडल पर। सवाल आता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। कितने %? 78%। ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%। और CO2 कितनी होती है? 0.03%। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि श्वसन क्रिया में नाइट्रोजन कितनी अंदर ली जाएगी? 78%। ऑक्सीजन भी कितनी अंदर ली जाएगी? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अब निकलेगी, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कितनी निकलेगी बाहर? देखो, नाइट्रोजन तो अपरिवर्तित रहती है, 78% ही निकलेगी। ऑक्सीजन कितनी निकलेगी वापस? 17%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हो जाएगी? अब 4% हो जाएगी। अच्छा सवाल बनता है, ध्यान रखना, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन श्वसन क्रिया में बाहर कितने % निकलती है?
तो 17% निकलती है। वायुमंडल में 21% उपस्थित है। श्वसन के बाद में हम पढ़ते हैं, श्वसन में पूछा जा सकता है नवजात शिशु की श्वसन दर कितनी होती है, 45 पर मिनट। वयस्क की होती है 15 पर मिनट। श्वसन दर का मापन किसके द्वारा किया जाता है? श्वसन दर का मापन किससे किया जाता है? वो किया जाता है स्पायरोमीटर से। स्पायरोमीटर से श्वसन दर का मापन किया जाता है। पादप संजीव होते हैं, ये किसने कहा? अच्छा सवाल बनता है कि पादप संजीव होते हैं, ये किसने कहा? ये कहा था जे.सी. बोस ने। ये कहा जे.सी. बोस ने। पादपों की वृद्धि का मापन, पादपों की वृद्धि का मापन ओक्जेनोमीटर से किया जाता है। अच्छा सवाल है, पेपर में पूछा जा चुका है। ओक्जेनोमीटर द्वारा पादपों की वृद्धि का मापन किया जाता है। ओक्जेनोमीटर ना मिले तो क्रेस्कोग्राफ, इंपॉर्टेंट रहेगा। पादपों की वृद्धि का मापन ओक्जेनोमीटर या क्रेस्कोग्राफ द्वारा। पादप संजीव होते हैं, ये कहा जे.सी. बोस ने। एंजाइम किसके बने होते हैं? बेहतरीन सवाल। एंजाइम ध्यान रखना प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। मानव की प्रत्येक कोशिका में के केंद्रक में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं या 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। पेपर में ये तो आया हुआ ही है कि संतान में लिंग का निर्धारण कौन करता है? तो संतान के लिंग का निर्धारण कौन करेगा? पिता का वाई गुणसूत्र। ध्यान रखना दोस्तों, पिता का वाई गुणसूत्र, पिता का वाई गुणसूत्र संतान के लिंग का निर्धारण करेगा। एलडीसी के चैप्टर में रहता है सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी पर सिंपल से ये क्वेश्चन बनता है कि सोनोग्राफी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ध्यान रखना, दाब विद्युत प्रभाव पर काम करता है। दाब विद्युत प्रभाव, दाब विद्युत प्रभाव, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करता है। अब ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? अन्योन्य प्रेरण। म्यूचुअल इंडक्टेंस पर काम करता है ट्रांसफॉर्मर। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। ट्रायोड, ट्रांजिस्टर और डायोड तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है कि ट्रायोड की खोज किसने की? किसने की? एल.डी. फॉरेस्ट ने। एल.डी. फॉरेस्ट। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की? डब्ल्यू. शोकले ने की। डब्ल्यू. शोकले ने की। डायोड की खोज किसने की? डायोड की खोज की थी फ्लेमिंग ने। डायोड की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने। तो याद रखना है, ट्रायोड की खोज किसने की? एल.डी. फॉरेस्ट ने। ट्रांजिस्टर की किसने की? डब्ल्यू. शोकले ने। और डायोड की खोज किसने की? तो फ्लेमिंग ने की। हार्ट ऑफ सैटेलाइट किसको बोला जाता है? हार्ट ऑफ सैटेलाइट बोला जाता है ट्रांसपोंडर को। ट्रांसपोंडर को हार्ट ऑफ सैटेलाइट बोला जाता है। इसका कार्य है उच्च आवृत्ति सिग्नल को निम्न आवृत्ति में बदलते हैं। ये बैंड पर काम करते हैं। एस, सी और केवी बैंड रहता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा केवी बैंड। जो आप डीटीएच चला रहे हो केवी बैंड पर काम करते हैं। तो केवी बैंड की रेंज क्या होती है? 12 से 18 गीगाहर्ट्ज के बीच में रहता है आपका। डीटीएच के जो सिग्नल आ रहे हैं वो केवी बैंड से आ रहे हैं। सबसे शानदार सवाल, पक्का बनने लायक सवाल है। गुणसूत्र की इकाई, गुणसूत्र का पदार्थ, जीव आनुवंशिकता की इकाई, जिन किसके बने होते हैं, एक प्रकार के जिन कितने लक्षण लेकर के आता है। अच्छे सवाल है। तो गुणसूत्र की इकाई पूछ ली जाए तो गुणसूत्र की इकाई क्या होती है? जिन होती है। गुणसूत्र का पदार्थ पूछ लिया जाए तो क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए द्विकुंडलित मॉडल किसने पेश किया? किसने किया? वाटसन व क्रिक ने किया। वाटसन व क्रिक ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। डीएनए द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया? तो ये दिया था वाटसन और क्रिक ने दिया था 1953 में। 1953। आनुवंशिकता की इकाई क्या कौन होता है? कौन होते हैं भाई? जिन होते हैं। एक जिन एक एंजाइम परिकल्पना किसने की? एक जिन
एक एंजाइम परिकल्पना बीडल और टोटम में, बीडल और टोटम ने की, टोटम, बीडल तथा टोटम ने की। फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है बताओ? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है मेडल को। मेडल ने क्या किया था? उद्यान मटर के ऊपर के एक्सपेरिमेंट किए थे। और आधुनिक में पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स आधुनिक में कौन है, तो बेटसन और मॉर्गन ने, इन्होंने फल मक्खी पर किया था। इन्होंने किस पर किया था? फल मक्खी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, आनुवंशिकता की खोज की थी। अब जेनेटिक्स वर्ड या आनुवंशिकता वर्ड किसने दिया, ये शब्द किसने दिया? वो दिया था बेटसन ने दिया था। ठीक है, तो आधुनिक विज्ञान का जनक आनुवंशिकता का कौन है? तो है बेटसन और मॉर्गन। किस पर काम किया इन्होंने? फल मक्खी के ऊपर काम किया। अब मेडल ने किस पर काम किया? उद्यान मटर पर काम किया। इसका नाम पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना, ये उद्यान मटर का नाम रहेगा आपका, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक, अब पढ़ते हैं हम डीएनए संश्लेषण। डीएनए संश्लेषण के बारे में पढ़े तो शानदार सवाल बन जाते हैं। डीएनए आरएनए से क्वेश्चन थोड़ा देख करके चलिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो डीएनए संश्लेषण पर चले हम। तो डीएनए संश्लेषण की बात करें तो डीएनए संश्लेषण किसने दिया? तो हरगोविंद खुराना ने, हरगोविंद खुराना, भारतीय जिनको मेडल पुरस्कार मिल चुका है, हरगोविंद खुराना, इन्होंने डीएनए संश्लेषण मॉडल दिया था। अगर पूछ लिया जाए विश्व का पहला डीएनए बैंक बताओ, तो कौन सा बैंक है? डीएनए बैंक की बात करें, विश्व के डीएनए बैंक बताओ, तो एफबीआई है, एफबीआई, ये विश्व का पहला डीएनए बैंक है। भारत का या एशिया का पहला पूछ लिया जाए तो एशिया में है भारत है पहले स्थान पर। और जहां पर, कहां पर है भाई? लखनऊ यूपी में बना था ये। अब एंजाइम पर चलते हैं। एंजाइम की खोज पूछ ली जाती है, ध्यान रखना, खोज की थी बुकनर ने, बुकनर, और नाम दिया था कुहनी ने। नाम किसने दिया? कुहनी। देखो एंजाइम के लिए हम शॉर्ट ट्रिक याद रख ले सकते हैं कि हमने एंजाइम बुक कर दिया है। क्या कर दिया? एंजाइम बुक कर दिया। पहले खोज की जाती है तो बू से बुकनर, और फिर नाम दिया जाता है तो कैसे? कुहनी। तो बुकनर और कुहनी ने एंजाइम के लिए खोज व नाम दिए। पेपर आरएस में भी आ चुका है, डीएनए की कैंची या चाकू किसको बोला गया है? तो प्रतिबंधित अंतःन्यूक्लियेज को डीएनए की कैंची या चाकू बोला जाता है। नया डीएनए श्रृंखला बनाना क्या कहलाता है? वो कहलाता है डीएनए पॉलीमरेज। इन दोनों से सवाल पूछे जाएंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा डीएनए की कैंची किसको कहा जाता है? तो प्रतिबंधित अंतःन्यूक्लियेज को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आहार नाल की लंबाई पूछी जा सकती है, रेलवे के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि आहार नाल की लंबाई बताओ, तो 33 फीट के लगभग होती है या 10 मीटर आहार नाल की लंबाई होती है। पाचन चैप्टर चल रहा है, यहाँ पर पाचन तंत्र से जो क्वेश्चन अच्छे बनते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो पाचन की बात करें तो हमें सब ने पढ़ रखा होगा कि पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुख से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन बन जाए हल्का फुल्का तो देख लेना कि पाचन कहाँ से शुरुआत होती है? मुख से शुरुआत होती है। मुख में लार होता है, लार से 2 एंजाइम निकलेंगे, ध्यान रखना। किसी के लार टपकती है तो उसको किस से साफ कर दो? टाई से साफ कर दो। और लाइसो का मतलब क्या होता है? नष्ट होता है। तो ध्यान रखना, लार में लाइसोजाइम पाया जाता है, ये जो भी जीवाणु है उनको नष्ट करने का काम करते हैं। टाइलिन क्या काम करता है? स्टार्च के पाचन का काम करना है। याद करने का तरीका ये है कि कोई भी बच्चा होता है उसको हम यूं तो कहते हैं लाई, इस लाई के क्या निकल रही है? लार निकल रही है। तो लार किससे साफ कर देंगे? उसकी जो पहला रखी है उस टाई से साफ कर लेंगे। तो ध्यान रखना, लार हमने साफ कर दी टाई से। तो टाइलिन क्या करता है? स्टार का पाचन। और लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणु को नष्ट करता है। फिर पाचन में बात करें तो अमाशय में पाचन होता है, तो अमाशय में रस पाया जाता है, अमाशयिक रस या जठर रस। इसका पीएच मान कितना होता है? 1.5 होता है। पीएच मान क्या बताता है? किसी भी पदार्थ की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को बताता है। अमाशयिक रस में 3 प्रकार के एंजाइम निकलेंगे। एक है पेप्सिन, हमें याद रखनी है पेप्सी। एक है रेनिन, इंपॉर्टेंट लगा लेना, रेनिन तो पक्का आता ही है। एक है हाइड्रोक्लोरिन, हाइड्रोक्लोरिन आता है। तो पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का पाचन करना।
रेनिन क्या करता है, दूध का पाचन करता है। ध्यान रखना, जब बच्चा होता है तो उसको दूध पिलाया जाता है, उसका पाचन कौन करता है, शरीर में रेनिन बनता है। जैसे जैसे बड़ा होगा तो वयस्क में क्या हो जाएगा, ये उपस्थित हो जाएगा। ऐसे ही पनीर जो उत्पादन करते हैं वो किस चीज़ का उपयोग काम में लेते हैं, रेनिन काम में लेते हैं। ध्यान रखना, जो पनीर का उत्पादन करते हैं दूध डेयरी वाले, वो रेनिन का उपयोग लेते हैं। तो रेनिन क्या करता है, दूध का पाचन। पेप्सी पीने से क्या हो जाएगा, प्रोटीन का पाचन हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिन क्या होता है, इससे पेट में अम्लता होती है, एसिडिटी बन जाती है। और एसिडिटी को दूर करने के एंटा एसिड खाते हैं, जिसको आप रेंटेक वगैरह खाते हो, तो ये एंटी एसिड है, इसको बोला जाता है एंटा एसिड। और जो बात किया जाए कि अम्लता को दूर करने के लिए क्या पिया जाता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अच्छा सवाल है, इसका सूत्र पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए पिया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पाचन को सामान्यतः कितना समय लगता है, तो याद रखना है 5 से 6 घंटे में हमारे पाचन हो जाता है। अब बात करें अवस्थाओं की, या थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन अभी पीछे वीडियो के पेपर में शायद आया था कि एमाइलेज था या लाइपेज, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अग्नाशयिक रस में वसा का पाचन कौन करता है। ठीक है, तो लाइपेज करता है। तो बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ग्रहणी में पाचन होता है तो 2 प्रकार के रस बनते हैं, एक है पित्तरस। अच्छा सवाल बनता है कि पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है। ध्यान रखना, निर्माण होता है यकृत में। लगभग बच्चे नाम से सोचते हैं कि अमरस बन रहा है अमाशय में, तो पित्तरस पित्ताशय में बन जाएगा। नहीं नहीं, निर्माण कहाँ होगा, यकृत में होगा। संचय होता है वो पित्ताशय में होता है। संचय क्या होता है, पित्ताशय में। संचय होता है पित्ताशय। अब बात करें, आग्नाशयिक रस निकलता है। आग्नाशयी रस को बोला जाता है पूर्ण पाचक रस भी बोला जाता है, पूर्ण पाचक रस। तो ग्रहणी में पाचन होगा तो 2 रस बनेंगे, पित्तरस और अग्नाशयिक रस। अग्नाशयिक रस का पीएच मान पूछ लिया जाए तो है 7.7। इससे तीन प्रकार के निकलते हैं रस, एक है लाइपेज, एक है ट्रिप्सिन और एक है एमाइलेज। लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन। और एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। थोड़ा एमाइलेज को पढ़ के जाइएगा अच्छे से कि वसा का पाचन कौन करता है, तो लाइपेज और एक अमाइलेज दोनों को, सॉरी अमाइलेज स्टार्च का पाचन और लाइपेज वसा का पाचन, दोनों पढ़ के जाइएगा। हृदय के बारे में चलते हैं। तो हृदय आकृति वगैरह कोई नहीं पूछता, वरना शंकुआकार या त्रिकोणाकार आकृति होती है। हृदय कैसे काम करता है, एज ए पंप काम करता है, एज ए पंप काम करता है। कक्षों की संख्या पूछी जा सकती है, हमारे हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो ध्यान रखना हमारे 4 कक्ष होते हैं। नंबर ऑफ चैम्बर पूछ रहा है, नंबर ऑफ चैम्बर। मछलियों में 2 कक्षों की संख्या होती है, 2। मेंढक और सांप में 3, 2 अलिंद एक नीले, सॉरी 1 अलिंद और 2 अलिंद और 1 नीले होता है। 2 अलिंद और 1 नीले होता है, 2 अलिंद 1 नीले होता है। स्तनधारी या पक्षियों में कितने होते हैं, 2 अलिंद 2 नीले, तो कितने होते हैं, 4। कक्षों की संख्या होती है 4। कॉकरोच में 13 कक्षीय पाया जाता है हृदय, और केंचुए में कितने जोड़ी, 4 जोड़ी पाया जाता है। हृदय चक्र काल पूछ लिया जाए, कार्डियो साइकिल पूछ लिया जाए तो 0.8 सेकेंड होता है। अब पूछ लिया जाए हार्ट रेट बताओ, तो शिशु जितना छोटा जीव होगा उसकी हार्ट रेट उतनी ज़्यादा होगी, 160। और वयस्क में कितनी होती है, 72 पर मिनट। पेस मेकर पूछा जाएगा हृदय में, इंपॉर्टेंट सवाल होता है, ये पूछा जाता है पेस मेकर का दूसरा नाम बताओ। दूसरा नाम है एसए नोड भी बोला जाता है इसको। इसका कार्य क्या है, कार्य होता है हृदय धड़कन का नियंत्रण करना। ठीक है, अब इससे जब भी हृदय धड़कन देखते हैं तो एक इंस्ट्रूमेंट रहता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी में जो वेव चलती रहती है, स्क्रीन पर देखी होगी आपने कभी हॉस्पिटल या फिल्मों में, तो वो वेव का नाम पूछ लिया जाए तो PQRST वेव होती है, ध्यान रखना। हार्ट रेट की बात कर ली जाए तो शिशु में 160 होगी, वयस्क में 72 होगी, सबसे ज़्यादा होती है चचुंदर में 800 पर मिनट। अब पढ़ते हैं बीपी, रक्तदाब। देखो रक्तदाब होता है
उसको नापने का यंत्र होता है स्फिग्नोमेनोमीटर। पेपर में आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है। सामान्य, बहुत बढ़िया सवाल है। सामान्य व्यक्ति में रक्त दाब कितना होता है? ध्यान रखना, पहले बड़ी राशि होती है, बाद में छोटी। 120/80 mmHg, Hg का मतलब पारा। सामान्य व्यक्ति में रक्त दाब कितना होता है? 120/80 mmHg। इसका मापन कहाँ किया जाता है? ध्यान रखना, हाथ में बांध करके पीपी चेक किया जाता है। तो ये याद रख लेना, राजस्थानी भाषा में उसको बोला जाता है बूंकियो। तो बूंकिया पर बांध दीजिए भाई, तो ब्रेंकियल हो जाएगा याद। नब्ज दर, पल्स रेट कितनी होती है स्वस्थ आदमी की? 82/मिनट। पल्स नापी जाती है, ध्यान रखना, हाथ को पकड़ करके डॉक्टर नब्ज जो चेक कर रहा है वही है। इसका मतलब वहाँ पर हम घड़ी बांधते हैं। घड़ी कैसी होती है? गोल होती है, रेडियल होती है। तो रेडियल धमनी में मापा जाता है। तो बीपी तो नापते हैं बूंकिए पर, और ये नापते हैं रेडियल धमनी पर। रक्त वाहिनी की बात कर ली जाएगी। तो रक्त वाहिनियाँ 2 प्रकार की होती है, एक होती है धमनी और एक होती है शीरा। शीरा क्या लेकर के जाती है भाई? अशुद्ध रक्त। धमनी लेकर के जाती है शुद्ध रक्त। अपवाद है इन दोनों के, अपवाद। फुसफुस, धमनी। फुसफुस धमनी क्या लेकर के जाती है? अशुद्ध रक्त लेके जाती है। और फुसफुस शीरा क्या लेके जाती है? शुद्ध रक्त लेके जाती है। ये अपवाद है दोनों। तो शीरा किस रंग का होता है? हमने शीरा हलवे को ही बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। शीरा देखा होगा आपने, थोड़ा नीला नीला भूरा भूरा सा होता है। इसका मतलब वो क्या है? अशुद्ध है। तो अशुद्ध रक्त क्या होता है? शीरा होता है। जो आपके नाड़ियाँ दिखती है ऊपर, तो वो होती है शीरा। इनके अंदर ही आपके ग्लूकोज वगैरह लगाए जाते हैं, या डॉक्टर कोई ड्रग देता है तो ग्लूकोज ड्रग कौन सी नाड़ी में लगाए जाते हैं? तो शीरा में लगाए जाते हैं, धमनियों में नहीं लगाए जाते। धमनी में कैसा खून बहेगा? शुद्ध रक्त। शीरा में अशुद्ध रक्त। फिर कीटों और मछली में एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ध्यान रखना। मानव में और जानवर में कैसा पाया जाएगा? पक्षी में दोहरा परिसंचरण तंत्र। कीटों में कैसा परिसंचरण तंत्र होता है? खुला, ओपन। और जानवर मानव में क्लोज परिसंचरण तंत्र या बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करें तो रक्त, एक सवाल बनता ही है। रक्त का पीएच मान पूछा जा सकता है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। हल्का क्षारीय रहता है, हल्का क्षारीय रहता है। क्वेश्चन आया हुआ है, रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का तरल स्योंजी उत्तक है। पीएच मान 7.4, हल्का क्षारीय। रक्त का निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? हीमोपाइसिस। देखो पाई मतलब मिल गया वे खून, इसका मतलब बन गया पाई, तो हीमोपाइसिस। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। मलेरिया और काला आजार में क्या होता है भाई? मलेरिया और काला आजार में ध्यान रखना, आरबीसी नष्ट हो जाती है। आरबीसी के नष्ट होने को ही बोला जाता है हीमोलाइसिस है। लाइसिस का मतलब होता है नष्ट होना, हीमोलाइसिस। आरबीसी नष्ट हो जाती है मलेरिया रोग में और काला आजार रोग में। अब बात करें ब्लड संगठन की, तो ब्लड संगठन में 2 चीज़ें पाई जाती है। प्लाज्मा पाया जाएगा 55% और रक्त कणिकाएं पाई जाती है 45%। प्लाज्मा में भी क्या पाया जाएगा? सबसे ज़्यादा तरल पदार्थ पानी पाया जाएगा 90%। ठोस पदार्थ पाया जाता है प्रोटीन। और प्रोटीन में ध्यान रखना, पूरे संसार की रक्षा करनी है हमें, पूरे संसार की प्रतिरक्षा का प्रोटीन क्या होगा? ग्लोब याद रखना। ग्लोब का मतलब पृथ्वी को ही संबोधित करते हैं हम, ग्लोब दिखाते हैं ना, तो ग्लोब को हम क्या करने हैं? रक्षा करनी है। तो प्रतिरक्षा प्रोटीन किसको बोला जाता है? ग्लोबुलिन को बोला जाता है। और एल्बुमिन है ही आपका। तो प्रासरण दाब नियम पूछ लिया जाए, प्रासरण दाब नियम, प्रासरण दाब नियम। प्रासरण दाब नियम में क्या रहता है? ए और जी का अनुपात पूछा जा सकता है। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का अनुपात बताओ, तो वो अनुपात होता है, ध्यान रखना, 2:1। एजी याद रखना है, एजी 2:1, एजी 2:1। तो ये प्रासरण दाब का नियम कहलाता है। रक्त कणिकाएं
रक्त कणिकाओं में 45% होती है हमारे। रक्त कणिकाओं में 3 चीज़ें पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का कार्य पूछ लिया जाए, ऑक्सीजन का प्रबंध। आरबीसी का जीवन काल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? प्रतिरक्षा करना, कोई दिन नहीं पूछेगा, छोड़ सकते हो आप लोग। प्लेटलेट्स का काम क्या है? रक्त का थक्का बनाना, दिन छोड़ सकते हो। आरबीसी का दूसरा नाम पूछा जा सकता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो का मतलब होता है रंग, तो एरिथ्रो का मतलब वैसे लाल होता है, एरिथ्रोसाइट। तो आरबीसी रेड ब्लड कार्पेल्स होता है, लाल रुधिर कणिकाएं, तो एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो का मतलब ही लाल है, तो एरिथ्रोसाइट। ल्यूको का मतलब सफ़ेद होता है, डब्ल्यू का मतलब वाइट ब्लड कार्पेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं, तो ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है इसका दूसरा। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम बताओ, थ्रोम्बोसाइट। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आरबीसी का जीवन काल कितना है भाई? 120 दिन। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। प्रतिरक्षा कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। याद करने का तरीका, घर में जो वाइट कपड़े पहनता है वो हमारी रक्षा करता है। बड़े बुजुर्ग वाइट पजामा कुर्ता पहनते हैं राजस्थान में, तो वो हमारे घर की रक्षा ही कर रहे हैं। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या होगी? प्रतिरक्षा का काम करती है। आरबीसी का दूसरा नाम पूछा जा सकता है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी की आकृति पूछा हुआ है रेलवे के पेपर में कि आरबीसी की आकृति कैसी होती है? कैसी होती है? द्विअवतल होती है, बाई कॉनकेव होती है, द्विअवतल। ये तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब कुछ भी नाता हो ब्लड से रिलेटेड आ जाए तो तिल्ली प्लिया कर सकते हो। तिल्ली प्लिया को ही बोला जाता है रक्त बैंक। मानव शरीर का ब्लड बैंक, रक्त बैंक किसको बोला जाता है? तिल्ली प्लीहा स्प्लिन को बोला जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तिल्ली और प्लिया को कहा जाता है। मलेरिया में किसकी वृद्धि हो जाती है? तिल्ली या प्लिया बढ़ जाती है भाई। ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा? आरबीसी बढ़ेगी। सब चीज़ें बढ़ती है, ध्यान रखना। जब भी ऊंचाई पर जाओगे सारी चीज़ें बढ़ेगी। वायु से बड़ा गुब्बारा बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? आकार बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा। पेन की स्याही जब बढ़ेगी तो क्या होगी? बाहर निकल जाएगी, बाहर निकल जाती है। सांस लेने में तकलीफ होगी, क्यों होगी भाई? सांस जब आपकी सांस बढ़ेगी, बार बार सांस जल्दी जल्दी लोगे तो तकलीफ होगी। नाक से खून बाहर आ जाता है क्योंकि खून भी बढ़ेगा। हर चीज़ बढ़ती है, हर चीज़ बढ़ती है। इसका कारण पूछा जा सकता है कि ऊंचाई जाने पर ये चीज़ बढ़ रही है, ये चीज़ बढ़ रही है, तो इसका कारण क्या होगा? ध्यान रखना, उल्टा कारण होगा। इसका मतलब वायुमंडलीय दाब क्या होगा? कम होगा। वायुमंडलीय दाब कम होगा, कम होगा। यही इसका कारण रहेगा कि ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी का बढ़ना, वायु से भरा गुब्बारे का आकार बड़ा दिखाई देना, पेन की स्याही बाहर निकल जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, नाक से खून बाहर आना। कारण क्या है? वायुमंडलीय दाब का घट जाना या कम होना। रक्त समूह है। रक्त समूह की खोज किसने की? लैंडस्टीनर ने की। रक्त का निर्धारण, ध्यान रखना, किसके आधार पर होता है? एंटीजन के आधार पर होता है। देखो क्या होता है कि हमारे शरीर में आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी की सतह पर अगर ए एंटीजन पाया गया तो ब्लड ग्रुप हो गया ए, और आरबीसी की सतह पर अगर बी पाया गया है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? बी। आरबीसी की सतह पर ए और बी दोनों पाए गए हैं एंटीजन, तो आपका हो गया ब्लड ग्रुप ए बी। और कुछ भी नहीं है, नील है, तो हो गया ब्लड ग्रुप ओ। तो ध्यान रखना, आरबीसी की सतह पर ए पाए तो ब्लड ग्रुप ए, बी पाए तो बी, ए बी दोनों पाए तो ए और बी, और कुछ नहीं पाया जाता है तो ओ। तो एंटीजन होनी चाहिए, एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर खोज किसने की? लैंडस्टीनर और विनर ने की थी। किसके ऊपर की? रिसिस बंदर के ऊपर की। इसी को ही बोला जाता है डी एंटीजन भी कहा जाता है। आरएच फैक्टर को ही क्या बोला जाता है? डी एंटीजन बोला जाता है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है सर्वदाता बताओ, तो ध्यान रखना ओ है। जब बात पॉजिटिव नेगेटिव की बात आ जाए तो ओ नेगेटिव है। सर्वग्राही कौन है? ए बी है, और ए बी में अगर प्लस माइनस की बात कर ले तो प्लस है। कैसे याद रखना है? अगर आप किसी को देते हो तो किस में जाओगे? माइनस में।
आप अगर किसी से लेते हो तो किस में आओगे, प्लस में। तो ध्यान रखना आजकल के सीधे ओ ए बी ये नहीं पूछे जाते, इनके ऊपर ए प्लस ए माइनस ओ प्लस ओ माइनस ये पूछ लिया जाता है सर्वदाता के लिए। तो सर्वदाता कौन हो गया, जो देगा वो क्या होगा, माइनस में जाएगा, जो लेगा वो प्लस में जाएगा। ब्लड बैंक में खून रखा जाता है, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। खून जमे नहीं इसके लिए उसमें एंटीकोगुलेंट या प्रतिस्कंदन मिलाया जाता है, वो EDTA या सोडियम साइट्रेट मिला दिया जाता है। ऐसे ही मानव शरीर में भी प्रतिस्कंदन पाया जाता है जिसकी वजह से हमारा खून जमता नहीं है। तो वो प्रतिस्कंदन का नाम पूछ लिया जाए तो वो है हिपेरिन। याद ये रखना है, किसका खून बढ़ेगा, जो हैप्पी रहेगा, इसका मतलब उसका खून जलेगा नहीं। प्रतिस्कंदन कौन सा हो गया, हिपेरिन। तो शरीर में हिपेरिन पाया जाता है जिसकी वजह से हमारा खून जमता नहीं है। कोई भी हीरो बनने के लिए क्या करता है, जोंक सुनाता है। तो जोंक में प्रतिस्कंदन कौन सा पाया जाता है, हीरोटीन पाया जाता है। WBC की कमी से रोग पूछा जाए तो कौन सा रोग, ल्यूकोपीनिया रोग। कृत्रिम रक्त का पदार्थ पूछ लिया जाए, कृत्रिम रक्त का पदार्थ पूछ लिया जाए तो वो है PFC पर फ्लोरोकार्बन। खोज किसने की, तो क्लार्क और लीलैंड ने की थी। कृत्रिम रक्त की खोज किसने की, क्लार्क लीलैंड ने क्या की थी, कृत्रिम रक्त की खोज की थी। अब पढ़ते हैं हम चैप्टर रोग पर चलते हैं। रोग से क्वेश्चन पूछा जाए तो सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछा जा सकता है। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। सबको साथ लेकर के चलना है, ध्यान रखना, अपने आप स्वास्थ्य सही रहेगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय पूछ लिया जाए तो कहाँ है, जिनेवा में। खुजली या इचिंग का रसायन बताओ तो ध्यान रखना है हिस्टामिन। खुजली का रसायन पूछा जाए तो वह है हिस्टामिन, मस्त सेल से स्रावित होता है। जुखाम का वायरस, सभी अच्छे क्वेश्चन है भाई, क्या बोला जाता है, राइनो वायरस। जुखाम के वायरस को क्या बोला जाता है, राइनो वायरस। एक बार एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या क्वेश्चन का नाम याद नहीं आ रहा है, थोड़ा वेट करते हैं, कोई नहीं आगे देख लेंगे हम। आनुवंशिक रोग की बात करें तो 2 प्रकार के आनुवंशिक रोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वर्णांधता, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्णांध व्यक्ति किन 2 रंगों में विभेद नहीं कर पाता, लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। हीमोफीलिया रोग को क्या बोला जाता है, शाही रोग को बोला जाता है। इसमें क्या नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता भी, रक्त का थक्का नहीं बनता, शाही रोग है। इसको शाही रोग या रॉयल डिजीज बोला जाता है। इस पे रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त अविरल बहता है अगर चोट लग जाए तो हीमोफीलिया शाही रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। दोनों ही रोग क्या है, जन्मजात रोग है, आनुवंशिक रोग है। गंठिया रोग पूछा जा सकता है तो गंठिया रोग किस वजह से हो जाता है, आपके शरीर में यूरिक एसिड की अधिकता से गंठिया रोग होता है। ध्यान रखना, यूरिक एसिड की अधिकता से गंठिया रोग होता है। संक्रामक रोग की बात करें, राजस्थान के पेपर में जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखना। संक्रामक रोग निम्न में से कौन सा पानी से फैलता है, भोजन से फैलता है या संक्रमित रोग है कि नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना, दूषित जल और भोजन के लिए एक ही ट्रिक याद रखनी है हमें। क्या याद रखना है कि दूषित जल में पोटा आ जाता है तो पोटा पे ये सारे रोग किस पर है, पोटा पे ही है। पो से हो जाता है पोलियो, ध्यान रखना, पोलियो पानी से फैलता है। वैसे वायरस जनित रोग है बट हमें वायरस जीवाणु ये नहीं पूछा है, हमें पूछा गया है संक्रमण वाले। तो पो से पोलियो, टा से है टाइफाइड, पे से पेचिस, दस्त भी बोले जा सकते हैं, ध्यान रखना, पेचिस दस्त। ही से है हिपेटाइटिस, है से है हेजा। ये सारे के सारे रोग किससे होते हैं, दूषित जल और दूषित भोजन से होते हैं। पीलिया भी दूषित जल या भोजन से होता है। हेपेटाइटिस को ही पीलिया बोला जाता है, सबसे घातक पीलिया हेपेटाइटिस रहता है, बी और सी सबसे घातक रहता है, ध्यान रखिएगा। तो हेपेटाइटिस और पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है। पीछे बढ़ के आ चुके हैं। अब छूने से फैलने वाले रोग, इन पर तो क्वेश्चन ये बढ़ेगा कि
छोटी मात्रा के वायरस का नाम बताओ, ध्यान रखना छोटी मात्रा है उसका मतलब ये नहीं है कि उसका नाम है चिकन पॉक्स। बड़ी मात्रा को बोला जाता है स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल का मतलब छोटी मत कर देना कहीं, ये थोड़ा ध्यान रखना। स्मॉल का मतलब है बड़ी मात्रा, ठीक है, चेचक बोल दिया जाता है। तो चिकन पॉक्स के वायरस का नाम पूछ सकता है। तो याद रखना है छोटी मात्रा तो क्या बनाती है, सैली बनाती है। क्या बनाती है कि आजकल छोटी बहुएं भाई सैली बना रही है, व्हाट्सएप फेसबुक ये यूज करती है। तो छोटी मात्रा क्या बनाती है, सैली बनाती है। तो हो जाता है वेरिसेला। वायरस का नाम क्या हो गया, वेरिसेला। वेरिसेला। बड़ी बहू क्या निकालती है, ओला निकालती है। क्या निकालती है, ओला। तो याद रख लेना वेरी ओला। ये ध्यान रखना है चेचक बीमारी अब संसार से नष्ट हो चुकी है। चेचक के टीके की खोज पूछ सकता है, टीका किसने बनाया। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने। और एडवर्ड जेनर को ही बोला जाता है प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है, एडवर्ड जेनर को बोला जाता है। एडवर्ड जेनर को ही क्या बोला जाता है, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक। तो टीकाकरण की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है, एडवर्ड जेनर को बोला जाता है। अगला है संक्रमण से फैलने वाला रोग जो कि छूने से फैलता है, वो है लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग की जांच पूछा जा सकता है। तो वो कुष्ठ रोग की जांच की जाती है लेप्रोनिन टेस्ट से। लेप्रोनिन टेस्ट। कुष्ठ रोग जीवाणु जनित रोग है। उसके जीवाणु का नाम पूछ लिया जाए तो माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री, नाम से हो जाएगा, ध्यान रखना। लेप्रोसी जिसको अंग्रेजी में याद है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री इसके जीवाणु का नाम है। अतः मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग, ध्यान रखना मच्छर रोग का कारण नहीं होते, ये वाहक होते, वेक्टर होते हैं। मच्छर क्या होता है, वेक्टर होता है। तो ऐसे ही एक मादा एनाफिलीज किस रोग का वाहक है, तो वो है मलेरिया रोग का वाहक। किसका है, मलेरिया रोग का वाहक है। इस मच्छर की खासियत है कि ये 45 डिग्री के कोण पर काटता है। कितने डिग्री, 45 डिग्री के कोण पर। रात को काटता है भाई, गंदे पानी में होते हैं। इसका मतलब हमें घर में गंदा पानी नहीं रखना चाहिए। रात को जगते रहो भाई, मच्छर काट सकते हैं। और थोड़ा ध्यान रखो कि जो मच्छर थोड़ा कोण बना रहा है पक्का मादा एनाफिलीज हो सकता है, तो 45 डिग्री के कोण पर काटता है चस वाले ही। फिर आता है मादा एडीज मच्छर। मादा एडीज मच्छर कौन से रोग का वाहक है, बार बार कहूँगा ये रोग का कारण नहीं है, रोग का वाहक है। रोग है आपका डेंगू, चिकनगुनिया, डेंगू, चिकनगुनिया और पीला येलो फीवर, पीला बुखार, तीनों रोग का वाहक है। वो कौन सा मच्छर है, मादा एडीज मच्छर है। खासियत क्या भाई, इसको टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। दिन में काटेगा, साफ पानी में होते हैं। पीछे वाला गंदे पानी में, तो इसका मतलब घर पे साफ पानी मत रखो। ये साफ पानी में होता है, इसका मतलब साफ पानी भी मत रखो। पीछे वाला रात को काट रहा था, अब ये दिन में काट रहा है, तो इसका मतलब रात को भी मत सो, दिन में भी मत सो। ये तो भाई मजाक की बात होगी फिर। तो हमें याद रखना है भाई मादा एनाफिलीज मच्छर कौन से रोग का वाहक, मलेरिया का। इंपॉर्टेंट चीज, 45 डिग्री के कोण पर कौन सा मच्छर काटता है, मादा एनाफिलीज। टाइगर मच्छर किसको बोला जाता है, मादा एडीज को। मादा एडीज मच्छर कौन से रोग का वाहक, डेंगू और चिकनगुनिया और पीला बुखार का वाहक। फिर है मक्खी द्वारा फैलने वाले रोग। देखो साधारण मक्खी है, जो घरेलू मक्खी होती है, साधारण मक्खी, उसके लिए तो शॉर्ट ट्रिक वही है। देखो साधारण मक्खी होती है जो घरेलू मक्खी, किस पर बैठती है, हम जानते हैं पोटा पे बैठती है। तो पोटा पे ही जो पीछे ट्रिक पढ़ के आए थे, पो से पोलियो, टा से टाइफाइड, पे से पेचिस, ई से हेपेटाइटिस और है से हैजा। तो साधारण मक्खी या घरेलू मक्खी से तो पोटा पे ही है ट्रिक अपनी। इंपॉर्टेंट इन मक्खियों में है बालू मक्खी, जिसको सैंड फ्लाई भी बोल दिया जाता है, सैंड फ्लाई। तो बालू मक्खी से कौन सा रोग होता है, कालाजार रोग होता है। ध्यान रखना कालाजार रोग प्रोटोजोआ से होता है, बट मक्खी कौन सी है, बालू मक्खी है। उसके प्रोटोजोआ का नाम पूछ लिया जाए तो है लिस्मानिया। कालाजार
रोग के प्रोटोजोआ का नाम बताओ, क्या नाम है? लिस्मानिया। याद ये रखना है, किसी को आप काला काला कहोगे तो वो रीस मान जाएगा, ये रखना है, पढ़ के देखो, रीस मान जाएगा, रीस मान जाएगा, याद हो गया? लिस्मानिया। तो कालाजार के प्रोटोजोआ का नाम क्या है? लिस्मानिया है। चलते हैं जीवाणु जनित रोगों के लिए ट्रिक पढ़ लेते हैं। क्या ट्रिक है? पंडित का टीका न्यू है, पंडित का टीका न्यू है। पै से है प्लेग, का से है डी से है डिप्थीरिया, प्लेग होता है चूहों से, इसी को काली मौत भी कहा जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है काली मौत की संज्ञा किस रोग को दी गई है? तो वो है प्लेग रोग को, चूहों से फैलता है प्लेग रोग। डी से है डिप्थीरिया, टे से है टाइफाइड और टीबी रोग, दोनों ही जीवाणु जनित रोग है। का से है काली खांसी, जिसको हुपिंग कफ भी बोल दिया जाता है। टी से है टिटनेस, का से है कुष्ठ रोग, न्यू से न्यूमोनिया और ऐसे हैजा, ये सारे जीवाणु जनित रोग है। एक बार रिपीट कर देते हैं, पंडित का टीका न्यू है। पैसे प्लेग किससे फैलता है? चूहों से। काली मौत किसको बोला जाता है? प्लेग को बोला जाता है। प्लेग को ध्यान रखिएगा, WHO द्वारा विश्व बीमारी भी घोषित किया गया है, ध्यान रखना। डी से है डिप्थीरिया, टे से है टाइफाइड और टीबी, का से काली खांसी, टी से है टिटनेस, का से है कुष्ठ रोग, न्यू से न्यूमोनिया और है से हैजा। डीपीटी का टीका इंपॉर्टेंट रहता है। डीपीटी का टीका किन रोगों के लिए लगता है? तो डी से है डिप्थीरिया, पी से है पर्टूसिस, पर्टूसिस को बोला जाता है काली खांसी, और टी से है टिटनस, टी से है टिटनस। तो डीपीटी का टीका 3 रोगों के लिए लगता है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के लिए। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के लिए। अब पढ़ते हैं फफूंद, कवक द्वारा फैलने वाले रोग। ये याद रखना है भाई, दमाद जो अजीब अजीब डिमांड करता है वो हमारे लिए फफूंद है। कैसा दमाद? गंजा दमाद। और क्या कहता है कि खाऊं ऐसे फ्रूट, तो गंजा दमाद खाए ऐसे फ्रूट, वो क्या है? फफूंद है हमारे लिए। तो गंजा से हो गया गंजापन, दामाद से हो गया दाद, खाए से हो गया खाज खुजली, ऐसे से हो गया एस्परजिलोसिस और फुट से हो गया एथलीट फुट रोग। तो हमने जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक पढ़ दी, पंडित का टीका न्यू है। फफूंद के लिए पढ़ दी कि गंजा दमाद खाए ऐसे फ्रूट। अब हम पूछते हैं हम नॉर्मल से सवाल। क्या सवाल पूछते हैं नॉर्मल से? क्या आप कर्मी जानते हो कि कर्मी क्या होते हैं? तो किसी का जवाब आएगा हाँ में, किसी का जवाब आएगा ना में। तो हाँ ना ट्रिक याद रख लेनी है। सर वोम्स के बारे में पूछा था, हमने कहा हाँ, कईयों ने कहा ना। तो हाँ से हो गया आपका हाथी पांव रोग और ना से हो गया नारू रोग। फिर है प्रोटोजोआ। प्रो का मतलब होता है पहले, ध्यान रखना। तो प्रोटोजोआ जनित रोग, तो सबसे पहले हमारे लिए कौन है भाई? हमारी मम्मी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो पूरे मकान को पालती है। याद रखना, प्रो का मतलब पहले, प्रो का मतलब पहले। तो सबसे ज़्यादा पहले कौन है? हमारी मम्मी है, जो मकान को पालती है। तो हमेशा याद रखना है शॉर्ट ट्रिक, अमी मकानी पाल। ए से है अमी से है अमीबियस, मैं से है मलेरिया, का से है कालाजार, नी से है निद्रा रोग, पा से है पायरिया और ले से है ल्यूकेरिया। पायरिया दांतों का रोग है, ध्यान रखना, दांतों का रोग। अब पूछ लिया जाता है मलेरिया के बारे में। कालाजार का प्रोटोजोआ भी हम पीछे पढ़ के आए हैं। कौन सी मक्खी काटने से? सैंड फ्लाई, बालू मक्खी। काला काला कहेंगे क्या बन जाएगा? रीस मान जाएगा, रीस मान जाएगा। याद है? तो लिस्मानिया प्रोटोजोआ का नाम है कालाजार, लिस्मानिया प्रोटोजोआ से हो जाता है। मलेरिया, मलेरिया के प्रोटोजोआ का नाम बताओ क्या है? प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम 2 प्रकार का होता है भाई, एक है विवेक्स और एक है फाल्सीपुरम। देखो वेक्स को पढ़ो, मैक्स तो साधारण मतलब सबसे ज़्यादा मलेरिया कौन सा हो सकता है? साधारण मलेरिया जो मैक्सिमम लोगों को हो रहा है। इसका मतलब साधारण मलेरिया के प्लाज्मोडियम या प्रोटोजोआ का नाम बताओ तो विवेक्स प्लाज्मोडियम। और एक बात बताओ, जो झूठ बोलता है, फाल्स बोलता है, वो क्या होता है? घातक होता है। तो घातक मलेरिया के प्रोटोजोआ का या प्लाज्मोडियम का नाम बताओ तो फाल्सीपुरम। इसी को ही बोलते हैं दिमागी बुखार, दिमागी बुखार। ये सबसे घातक होता है। तो सबसे घातक मलेरिया कौन सा होता है? फाल्सीपुरम प्लाज्मोडियम।
देखो मलेरिया की रोकथाम दो तरीके से होती है। एक तो आप रासायनिक का किसी भी रसायन का छिड़काव करो, या कुछ ऐसी चीज़ पाली जाए जो मलेरिया को रोक सके, उसके मच्छरों को खा सके। तो रासायनिक नियंत्रण तो क्या होगा कि डीडीटी का छिड़काव करो। पूछा जा सकता है डीडीटी की खोज किसने की? पॉल मुलर ने की। जैविक उपचार क्या है कि हम कोई मछली पाल ले, लार्वा बख्शी मछली पाल ली जाए जो अंडे खा जाए इसकी, या लार्वा अवस्था में हो तो उसको खा जाए भी। तो 3 मछलियां हैं, एक है गैम्बूसिया, एक है मिनोज और एक है ट्राउट। तीनों की तीनों लार्वा बख्शी मछलियां हैं। इनमें इंपॉर्टेंट गैम्बूसिया रहती है कि गैम्बूसिया लार्वा बख्शी क्या करती है? ये मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। ये मलेरिया के रोकथाम के लिए यूज में ली जाती है। अगर बात कर ली जाए मलेरिया की दवा बताओ तो कुनेन है। कौन से पेड़ की छाल से? सिनकोना की छाल से। सिनकोना सबसे ज़्यादा पेड़ पाया जाता है पेरू में। और पूछ भी लिया जाए, कुनेन नहीं आए करके दूसरा नाम आए तो आर्टीथर पादप की पत्तियों से भी मिलती है। तो मलेरिया की 2 दवाई याद रखनी है, एक कुनेन है वो है सिनकोना की छाल से, दूसरी दवाई है आर्टिमिसिया पादप की पत्तियों से प्राप्त होती है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन एसएससी रेलवे से उठाती है कि विडाल टेस्ट कौन से रोग की जांच के लिए लिखा जाता है? वो लिखा जाता है टाइफाइड की जांच के लिए। टाइफाइड रोग हमने अभी पढ़ के आए थे, पंडित का टीका न्यू है। तो ये जीवाणु जनित रोग है। और कौन से जीवाणु का नाम पूछ लिया जाए तो टाइफाइड के जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। तो विडाल टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस रोग के लिए होगा? टाइफाइड के लिए। तो रोग का जीवाणु का नाम क्या रहेगा? साल्मोनेला टाइफी। प्रथम एंटीबायोटिक जो बनाई गई थी वो बनाई थी पेनिसिलिन। किससे? कवक से प्राप्त की थी। किसने प्राप्त की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज पूछ ली जाए तो किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में। संक्रमण रोगों में अगर सर्वाधिक मौत पूछ ली जाए तो ध्यान रखना विश्व में सर्वाधिक मौतें टीबी से होती है। भूल करके भी एड्स वगैरह मत कर देना। सबसे ज़्यादा टीबी से होती है, उसके बाद में एड्स से, और उसके बाद में आती है मलेरिया से। ध्यान रखना, अच्छा सवाल है, एसएससी में पूछा जा चुका है। थोड़ा देख करके, संक्रमण रोगों में सर्वाधिक मौत किससे होती है? टीबी से होती है। फिर पढ़ते हैं वायरस जनित रोग रहता है पोलियो कैसा है? वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग। तो पोलियो के टीके की खोज किसने की? साक और सेबिन ने की। साक ने तो की थी मृत कोशिका के ऊपर और सेबिन ने की थी जीवित कोशिका के ऊपर। ध्यान रखना, ठीक है। तो पोलियो के टीके की खोज किसने की? साक और सेबिन ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने। ये वही लुईस पास्चर है जिसने किण्वन क्रिया की खोज की थी। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, गोबर का सड़ना, बैक्टीरिया, जीवाणु की उपस्थिति में किण्वन क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है लुईस पास्चर के क्वेश्चन। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने। रेबीज के टीके का, रेबीज रोग से कौन सा रोग हो जाता है? कुत्ता काटने से जल भीति रोग हो जाता है, हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। ध्यान रखना, हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। वायरस का नाम नहीं पूछेगा, अगर पूछे तो ध्यान रख लेना। खुद बताओ कुत्ता कौन सा काटता है? सड़क पर चलता हुआ, तो इसी को स्ट्रीट वायरस बोल देते। घर बैठे को खाता है कि राह भगते को खाता है? राह भगते को खाता है, तो रहबडो वायरस भी बोला जाता है। रहबडो, राह भगतो सड़क पर चालता है खावा है। ध्यान रखियो, तो स्ट्रीट वायरस या रहबडो वायरस बोलते हैं रेबीज रोग का वायरस। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चमगादड़ इनसे फैल जाता है। ध्यान रखना, ये सबसे खतरनाक बीमारी रहती है, फैटल बोलते हैं खतरनाक। जलबीती, पानी देख करके आदमी पागल हो जाता है, ऐसी बीमारी है भाई। अगला वायरस जनित रोग हम बर्ड फ्लू पढ़ रहे हैं, इसके वायरस का ही नाम पढ़ के चले जाना, H5N1। CDRI सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो कहाँ पर है? लखनऊ में। याद रही रखना है, ड्रग का मतलब दवाई। सबसे ज़्यादा दवाइयों पर कितने खर्च हो जाते हैं? हमारे लाखों खर्च हो जाते हैं। तो CDRI कहाँ पर है? लखनऊ में है। ध्यान रखना। एड्स दिवस कब मनाया जाता है?
1 दिसंबर को, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को, अभी हाल फिलहाल अगस्त का महीना चल रहा है तो स्तनपान दिवस पूछा जा सकता है कब किया जाता है, तो वो कब मनाया जाता है, 1 अगस्त को मनाया जाता है। डीएनए आवर्धन की विधि इंपॉर्टेंट है। एड्स की जांच किससे की जाती है, ध्यान रखना है, एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और डीएनए आवर्धन विधि या पीसीआर टेस्ट। तो डीएनए आवर्धन की विधि कौन सी है, पीसीआर, पॉली इनवर्स चेन रिएक्शन। पीसीआर की खोज किसने की, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी, पीसीआर की खोज किसने की, कैरी मुलिस ने की। अब एक रोग पढ़ लेते हैं छोटा सा, हैजा। हैजा जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया से फैलता है, जीवाणु जनित रोग है। हैजे में के लक्षण है चावल के पानी जैसे दस्त लगते हैं। हैजे का नाम है विब्रियो कोलेरी। इसके जीवाणु को ही बोला जाता है, किस शेप में होता है, तो ध्यान रखना कोमा शेप में। कल को पूछ लिया जाए किस बीमारी के जीवाणु कोमा शेप में होता है, तो ध्यान रखना हैजा का जो जीवाणु है वो कोमा शेप होता है, विब्रियो कोलेरी। खोज की थी इसकी रॉबर्ट कोच ने। अन्य महत्वपूर्ण बीमारियां जिनको बोल देते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, या क्वेश्चन आएगा 21वें जोड़े में गुणसूत्र की वृद्धि से कौन सा रोग हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है भाई, डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है। कैसे याद रखना है, शादी की उम्र बताओ लड़के की कितनी होती है, 21 साल की। जब वो 21 साल की उम्र में शादी हो जाएगी, इसका मतलब उसके परिवार में एक बंदा और जुड़ गया। एक बंदा और जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, लड़का जो किसी से नहीं झुकता था अब वो अपने वाइफ के आगे डाउन होकर के चलता है, थोड़ा डाउन हो जाता है। इसका मतलब 21वें जोड़े में क्या हुआ, एक वृद्धि, तो लड़का क्या हो गया, डाउन हो गया। तो डाउन सिंड्रोम याद रखना, 21वें जोड़े में एक गुणसूत्र की वृद्धि क्या कहलाती है, डाउन सिंड्रोम कहलाती है। ठीक है, बाकी कल की क्लास में हम कवर कर लेंगे एक और पीपीटी के जरिए आपके साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक। कोशिश ये रहेगी 2 से 3 लेक्चर में एलडीसी पर हम वार करें और अच्छे से अच्छे नंबर आपको दिला पाएँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई भी सुझाव हो आप ज़रूर दीजिए, अच्छे बुरे, क्या आपको लगता है कि हमें कौन से टॉपिक पर और वीडियो बनानी चाहिए, आप ज़रूर बताएं। सभी को ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।